जय हिंद दोस्तों, राम जी राम। आ गया हूँ मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच। और चैप्टर हमारा चल रहा है दूसरा, भौतिक विज्ञान। तो फटाफट से इस क्लास को एक बार जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टॉपिक चल रहा था तीव्रता को लेकर कि हम किसी अनंत रेखीय लंबाई के कारण तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, किसी बिंदु पर तीव्रता, और जो गाउस का नियम है उसके अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, गाउस का नियम हमने पढ़ा और गाउस के नियम का एक अनुप्रयोग हमने पढ़ा और वो पहला अनुप्रयोग था। और पहले अनुप्रयोग में हम लोगों ने क्या किया है, पहले अनुप्रयोग में किसी एक लंबाई के अनुदिश आवेश यदि वितरित है तो इन सभी आवेशों के कारण इससे r दूरी पर जो भी बिंदु है, बिंदु P, वहां पर तीव्रता का मान क्या होगा। और चूंकि तीव्रता एक सदिश राशि है, उसकी दिशा भी है और उसका परिमाण भी है, तो हमने दोनों अलग अलग स्थितियां ज्ञात की है कि उसकी दिशा क्या होगी। यहाँ इन सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा, उस विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा क्या होगी। इसके कारण या नीचे से जो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से लग रहा है आवेशों के कारण जो तीव्रता है, तो उसकी दिशा क्या होगी, परिणामी दिशा क्या होगी, वो हमने किया है। और उसका परिमाण क्या होगा, तीव्रता का परिमाण क्या होगा, उसको भी हमने निकाला है। वैसे ही ठीक दूसरा अनुप्रयोग हम करने जा रहे हैं, गाउस के नियम का सेकंड अनुप्रयोग आप इसे कह सकते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पे कि सेकंड अनुप्रयोग है किसका, गाउस के नियम का। और यह अनुप्रयोग कौन सा है, देखिए आप, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप समझ गए होंगे कि अब की बार एक परत हमें लेके चलना है और उस परत में आवेश को वितरित किया गया है। अब उसके कारण तीव्रता का मान क्या होगा। देखें जरा कि अपरिमित समरूप आवेशित की गई है, अचालक है और परत है, यानी अचालक परत की यहाँ पे बात की गई है। तो दोस्तों, हम इसे तो हटा देते हैं, यानी कि अनंत रेखीय लंबाई या फिर रेखीय आवेश वितरण जो है, इसके कारण तीव्रता। और चूंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो हम तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं, भाई तीव्रता तो सब जगह एक ही है और ये सदिश भी है, तो इसकी दिशा भी होती है। पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात कि इसका परिमाण भी होता है। तो एक तो हम दिशा ज्ञात करेंगे और दूसरा इसके लिए भी क्या ज्ञात करेंगे, परिमाण ज्ञात करेंगे। दोनों ही स्थितियां हमें निकालनी है। तो देखें, सबसे पहले हम दिशा को लेकर बात करने वाले हैं। तो दिशा किस तरफ होगी, सबसे पहले तो मैं ये एक बार ये परत मान लेता हूं कि परत कहाँ है और कैसी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये परत है इस रूप में, और इसको मैंने ऐसा इसलिए बनाया है ताकि आप समझ सकें कि ये परत ऐसे नहीं बल्कि ऐसे है ना। तो ऐसे है ये परत, तो ठीक ऐसा ही दर्शाना पड़ेगा मेरे को। और ये परत दोस्तों आवेशित भी है, हमें ऐसा कहा गया है। साथ में ये परत अचालक भी है। अब आप लोग ध्यान दें कि इस परत में बहुत सारे आवेश है। अगर इस परत को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं तो देखें, ये इस तरीके से। अब इस परत में बहुत सारे आवेश वितरित किए गए हैं और हम जानते हैं कि यहाँ कोई रेखीय आवेश घनत्व काम में नहीं आने वाला है, बल्कि यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व इसका, और पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा के द्वारा दर्शाते हैं। दोस्तों, इसके किसी भी मध्य बिंदु से मैं आपसे ऐसा यदि कह दूं कि इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P है और वहां पर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, प्लस इस तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो आप देखें कि इसके ऊपर भी आवेश है, हम जानते हैं, और इसके नीचे भी आवेश है, बहुत सारे आवेश है। यानी मैंने ये जो परत मानी है, मैं इसे नाम दे देता हूं कि A, B, C, D। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये ABCD इस पृष्ठ का या फिर पृष्ठ आवेश वितरण का या अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का कोई विचाराधीन भाग है, ABCD, जिस पर हम विचार कर रहे हैं। वैसे तो ये अनंत है, लेकिन हम जिस भाग पर विचार कर रहे हैं वो विचाराधीन भाग A, B, C और D है, C और D। अब आप देखें इसके कारण तीव्रता की दिशा क्या होगी, दिशा कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों दिशा में इस दूरी का कोई हमें मतलब है नहीं, तो हम इसे हटा देते हैं। अब आप देखें
कि बिंदु P पर तीव्रता की दिशा क्या होगी। अब चूंकि नीचे भी आवेश है और ऊपर भी आवेश है, यहाँ ये बिंदु जो O है, O से ऊपर भी आवेश है और नीचे भी आवेश है, तो क्यों नहीं हम ऐसे सममित दो अल्पांश मान लेते हैं, एक यहाँ मान लेते हैं अल्पांश और एक यहाँ ऊपर मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यदि आवेश दोनों ओर है और अनंत भी है तो हमें दो अल्पांश यहाँ पे लेने पड़ेंगे। और इस अल्पांश के कारण इसे मैं नाम दे देता हूँ A2 और इस ऊपर वाले को हम नाम दे देते हैं A1। तो इस A1 अल्पांश के कारण और इस A2 अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो दोस्तों कितनी होगी, सॉरी दिशा क्या होगी ये आपको बतानी है। कितनी होगी ये भी हम याद करेंगे, लेकिन ये इसके बाद की बात है। अब देखें आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, A1 के कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगी उस तीव्रता की दिशा यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर इस A2 के कारण जो इस पर तीव्रता होगी उसकी भी दिशा निकाल लेंगे। और चूंकि दिशा दो तरफ मिलने वाली है तो हम किसी भी तरीके से उस दिशा का परिमाण निकालेंगे। तो आप देखें, ये मैंने कहा कि इस A के कारण, A1 के कारण जो तीव्रता है इसकी दिशा ये है, साथ ही A2 के कारण जो तीव्रता है इसकी दिशा ये हुई। मैं कह देता हूं कि तीव्रता है E और अल्पांश, चूंकि A1 भी यहाँ पे अल्पांश हमने कहा है और A2 भी यहाँ हमने कहा है कि अल्पांश है, तो अल्पांश के कारण तीव्रता DE होती है। तो ये D और E, इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर है और इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर है। अब आप देख रहे हैं कि इन तीव्रताओं के बीच किसी भी प्रकार का कोई थीटा नहीं है, यदि वो होता तो हम कोई ना कोई अलग मेथड लगा के परिणामी निकालते हैं। अब आप जानते हैं कि परिणामी निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, बस वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, यानी हम दो घटक मानने वाले हैं। ये दिशा A1 की है, इसके लिए मैं दो लंबवत घटक मानूंगा, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। अब इन घटकों के मध्य इसकी दिशा है, आप लोग देखें तो इसमें से एक घटक, हमें पता है कि घटक साइन और कॉस के रूप में माने जाते हैं, तो निश्चित तौर पे एक साइन है और एक कॉस है। तो आप देखें कि यदि इस कोण को थीटा कह दिया जाए तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा। ये कोण इसलिए थीटा हो जाएगा क्योंकि ये दूरियां इस O से समान दूरी पर हमने A1 को माना है और इस O से समान दूरी पर हमने A2 को माना है, दोनों सममित अल्पांश से सममित माने गए हैं। तो ये भुजा बराबर है, साथ ही ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो साथ कोण होंगे। ये इसका शीर्षाभिमुख कोण इसीलिए ये थीटा हो जाएगा, ये इसका शीर्षाभिमुख कोण इसलिए ये थीटा हो जाएगा, साथ ही ये इसका शीर्षाभिमुख कोण इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब आप देखें कि थीटा से लगता जो घटक होता है वो हमेशा ही कॉस वाला घटक होता है। तो आप इस DE का कौन सा वाला घटक है, ये इस DE का कॉस वाला घटक है। तो आप लिखें कि DE कॉस थीटा, ये पहला घटक। बचा कौन, साइन, तो लिख दीजिए DE साइन थीटा। अब दूसरे की बारी, यानी इस दूसरी वाली दिशा की बारी, इसके लिए जो दो घटक आप मानेंगे वो अलग इंक से मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, आप लोग देखें इनको। एक तो ये घटक लंबवत ही चाहिए ना हमें, और एक ये लंबवत तो इसी रूप में होगा ना, जैसा ये है बिल्कुल वैसा है, यहाँ पर होगा ये इसका घटक, ठीक। अब थीटा से लगता घटक कौन सा है, ये वाला, दूसरे वाला, इसलिए इस दूसरे वाले को इसका यानी DE cos थीटा, ये ऊपर वाले DE का घटक है, ये ऊपर वाले DE का घटक है। अब इसकी बारी, ये cos हो गया तो ये क्या बचा, DE sin थीटा, DE sin थीटा। ये तीव्रता की इतनी सारी दिशाएं नहीं, दिशाओं के घटक मिले हैं। अब इन घटकों के द्वारा आपको पता करना है कि परिणामी जो दिशा होगी वो दोस्तों कहाँ होंगी। ये जो घटक हमने बनाए ये दिशा के लिए बनाए, और अब हम देखेंगे कि इतने सारे घटकों में से क्या बचता है, क्या निरस्त होता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि DE sin थीटा और ये DE sin थीटा परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, यानी इन दोनों दिशाओं का कोई भी मतलब नहीं है। तो बचा क्या, केवल ये बचा DE cos थीटा और DE cos थीटा, और ये दोनों घटक एक ही दिशा को बता रहे हैं। ये घटक भी इसी दिशा को बता रहा है और ये घटक भी इसी दिशा को बता रहा है, और हम लोगों ने इस बिंदु का नाम बिंदु P दिया है और ये O है। तो कहाँ बताई जा रही दिशा, OP, O से P यानी OP के अनुदिश। तो बस वही मैटर है जैसा पिछली बार था, और आंसर हमारे पास मिल चुका है कि दिशा कहाँ मिली है दोस्तों, दिशा मिली है OP के अनुदिश।
इसकी जो परिणामी दिशा होगी वो ओपी के अनुदिश प्राप्त होगी। ये इसकी दिशा के लिए इसका आंसर है। अब दिशा हो गई, बात होगी परिमाण की, लेकिन कैसे? सुनो, दिशा जो है वो हमने इस तरीके से निकाली है। अब ये चाहिए कि केवल ये डायग्राम बनाने से ही जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है बोर्ड में वो नहीं समझेगा। ये सारा मैटर जो आपने इधर किया है वो लिखना पड़ेगा कि माना ABCD एक अपरिमित समरूप आवेश अचालक परत का विचाराधीन भाग है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, और हम जानते हैं कि तीव्रता एक सदिश राशि है, इसके लिए दिशा भी है और इसका परिमाण भी है। तो हम सबसे पहले दिशा को ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद आपको देखना है कि हम इस परत से यानी ABCD से, ABCD जो भी परत है इसके मध्य बिंदु O, और O से हम क्या करते हैं, O से समान दूरी पर दो अल्पांशों पर विचार करते हैं। इससे समान दूरी पर A1 और इससे समान दूरी पर A2। तो समान दूरी पर यानी मैं बोल रहा हूं, आप इसको वीडियो को जो है धीरे करके भी आप लोग ये लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख लीजिएगा कि समान दूरी पर दो अल्पांश A1 और A2 हमने माने हैं, और फिर इससे r दूरी पर बिंदु P है जहां हमें तीव्रता की कैलकुलेशन तो करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि दो सममित ये जो अल्पांश माने हैं लिखेंगे कि पहले अल्पांश के कारण जो दिशा है वो A1P यानी इधर मिली है, A1P की दिशा में DE प्राप्त हुई, फिर A2P दिशा में ये DE हमें प्राप्त हुई है। फिर हमें इसके दो लंबवत घटक DE sin थीटा और DE sin थीटा तथा अक्ष के अनुदिश घटक DE cos थीटा और DE cos थीटा, दो तो घटक हमारे पास लंबवत है और दो इसके क्या है OP के अनुदिश है। तो ये बात आप लिखेंगे कि दो लंबवत घटक तथा दो जो है OP के अनुदिश घटक हमने माने हैं, और फिर ये लिखेंगे DE sin थीटा और DE sin थीटा परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण आपस में निरस्त हो जाते हैं, और इसकी जो परिणामी दिशा है वो हमें OP के अनुदिश प्राप्त होती है। परिणामी दिशा है वो हमें OP के अनुदिश प्राप्त होती है। यदि इस संपूर्ण परत को अल्पांशों में बांटा जाए, इसी प्रकार के सममित अल्पांशों में बांटा जाए, तो सभी अल्पांशों के कारण जो दिशाएं मिलेगी उनमें से ये लंबवत वाली दिशा परस्पर निरस्त हो जाएगी और परिणामी दिशा हमें OP के अनुदिश मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर आप इस संपूर्ण परत को भी अल्पांशों में बांट देते हैं तो फिर क्या होता है कि सबके कारण जो भी प्राप्त दिशा है उनमें उनका एक एक घटक निरस्त हो जाता है और परिणामी दिशा तो वो की वो मिलनी है। हमने यहाँ पे ये A1 और A2 केवल एक एक अल्पांश लेके किया है। आप यहाँ पे हर प्रत्येक बिंदु पर अल्पांश लेके देख लेंगे तो भी दिशा आपको कहाँ मिलेगी, OP के अनुदिश ही मिलेगी। तो इसलिए किसी भी पृष्ठ आवेश वितरण के कारण जो बिंदु P पर जो तीव्रता की दिशा आप ज्ञात करने जा रहे हैं वो ये मिलने वाली है। अब लौट के चलते हैं परिणाम वाले टॉपिक पे, और जैसा कि मैंने कहा कि अब हम परिमाण याद करने वाले हैं। तो दोस्तों हम किस तरीके से परिमाण निकालेंगे आप देखें इसको, तीव्रता का परिमाण। अब तीव्रता के परिमाण में हम गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे। पहले हम कुल आवेश को देखेंगे और फिर उस कुल आवेश के द्वारा वहां पे गाउस का नियम लगाएंगे, क्योंकि गाउस का जो नियम है वो हमें फ्लक्स को बताता है और फ्लक्स के फॉर्मूले में कुल आवेश चाहिए होता है। तो सबसे पहले कुल आवेश की हम बात करेंगे और फिर चलेंगे। लेकिन याद कीजिए कि गाउस के नियम में गाउस क्या कहता है, ये कहा जाता है कि जिस भी आप लोग जिसके कारण भी तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो पृष्ठ हो, चाहे वो आयतन हो, आप एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। बस गाउस का नियम आपसे यही कहता है कि आप बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। तो दोस्तों जब लंबाई के अनुदिश हम ज्ञात कर रहे थे तो उसके चारों ओर हमने किसी बेलन की कल्पना की है। लेकिन अब ये परत है, इस परत के लिए हम क्या करेंगे, एक बंद गाउसीय जो पृष्ठ है उसको देखेंगे। तो बंद गाउसीय पृष्ठ कैसे आप लोग मानने वाले हो जरा ध्यान दीजिए। मैं इसको पूरा मिटा देता हूं, हालांकि परत तो हमें वापस बनानी ही होगी। फिर भी ये ले आप, ये जो भी परत है ABCD जो परत हमने ली है वो वाली, इसे हम इस रूप में लिखेंगे। दोस्तों ये परत है और इस परत में आवेशों को वितरित किया गया है, आप आवेश मान लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अब हमें पता है कि बिंदु यहाँ पर O है, मध्य में O, हम इसे सेंटर मान के चलते ही है।
अब क्या करेंगे, यदि एक अल्पांश मान के हम परिणाम ज्ञात करें, उसका परिमाण ज्ञात करें, तो हमें बंद गौसीय पृष्ठ की तो कल्पना करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक बंद गौसीय पृष्ठ यहाँ इस रूप में मान लेंगे। कैसे, ये कोई बंद गौसीय पृष्ठ है एक बेलन के रूप में, ये देखिए, और ये इससे आर पार है। आर पार कहने का मतलब क्या हुआ, चित्र को देखते हुए आप समझ गए होंगे। ये जो बेलन है, ये बेलन इस पृष्ठ में से होकर क्या है, आर पार है। ठीक है, तो ये बेलन इस रूप में हमने माना है और इस बेलन को बंद गौसीय पृष्ठ हमने कहा है। देखिए, बंद गौसीय पृष्ठ के लिए 3 शर्तें हमारे पास थी कि जो भी आप बंद गौसीय पृष्ठ मानते हैं वो बंद गौसीय पृष्ठ कैसा होना चाहिए। पहली बात कि वो सममित होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो हमने सममित रखा है, पिछली बार भी हमने बेलन माना और इस बार भी हम बेलन मान रहे हैं। साथ में एक चीज आपको और बताई गई थी कि जो भी आप मान रहे हैं बंद गौसीय पृष्ठ, वो ऐसा मानिए कि जो बिंदु P है वो उसके किसी एक सतह पर या एक पृष्ठ पर हो। तो दोस्तों, यहाँ पर इस O बिंदु से यानी सेंटर से R दूरी पर स्थित जो बिंदु P है, वो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो बिंदु P यहाँ है, यानी बेलन के एक पृष्ठ पर। तो इस शर्त को साथ में लेना था, इस शर्त को फॉलो करना था, और इसलिए मैंने इस बंद गौसीय पृष्ठ को इस बेलन के रूप में माना। अगर मैं इसे इस रूप में नहीं मानता तो ये पृष्ठ पर नहीं होता बिंदु P। तो देखें कि सममित भी है। पहली शर्त क्या थी कि सममित होना चाहिए, जो भी बंद गौसीय पृष्ठ मानते हो वो सममित होना चाहिए, सममित हो। दूसरी शर्त क्या थी कि जो भी E व S के मध्य कोण है, E व S के मध्य कोण, वो कोण 0 या 180 डिग्री या 90 डिग्री हो, ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त बिंदु P को लेकर थी कि बिंदु P का होना चाहिए, P सतह पर, किसी एक सतह पर। तो आप देखें कि सममित तो है, बिंदु P सतह पर है। क्या यहाँ पर E व S के मध्य कोण 180 डिग्री, 90 या 0 बनेगा? तो देख लेते हैं। हमें पता है कि आवेश इसमें वितरित किए गए हैं, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा, और अक्सर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये दिशा लग रही है। तो पहला पृष्ठ मान लीजिए, ये पृष्ठ है S1। भाई बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? 3। पिछली बार भी हमने 3 माने। ये S2 पृष्ठ है, और एक इस बेलन के चारों ओर का ये उसका वक्र पृष्ठ है ना। तो ये वाला, ये चारों ओर का पृष्ठ मैं यहां से इसको ले रहा हूं, और ये कौन सा पृष्ठ है दोस्तों? S3 पृष्ठ है, S3 पृष्ठ है। अब आप देखें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो इस पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत है, समान है कि नहीं है? विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसे और पृष्ठ की दिशा भी ऐसे। मैंने कहा कि कोई सा भी पृष्ठ है तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी, यानी E व S के मध्य कोण की बात हो रही है, तो S का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की दिशा हमेशा ही क्षेत्रफल के लंबवत होगी, चाहे वो इधर हो और चाहे वो इधर हो। तो ये जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ यानी इस बेलन की अनुप्रस्थ काट इसके लंबवत यानी इस दिशा में होगा। तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, और इसी दिशा में ये क्षेत्रफल की दिशा यानी E व S की दिशा के मध्य यहाँ कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का। यहाँ अगर आप देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर और इस क्षेत्रफल की दिशा भी इधर, मतलब यहाँ भी E व S के मध्य कोण 0 डिग्री है। यहाँ भी 0 डिग्री, कहाँ? यहाँ भी 0 डिग्री और वहां भी 0 डिग्री। अब ये दूसरा वाला, तीसरा वाला पृष्ठ कौन सा? ये बाहर वाला जो वक्रित है पूरा का पूरा पृष्ठ, वो बेलन का पृष्ठ। एक ये यहाँ 0 डिग्री, यहाँ। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत होगी क्षेत्रफल की दिशा, तो क्षेत्रफल की दिशा तो दोस्तों लंबवत है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है। कहने का मतलब यहाँ क्षेत्रफल की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, तो क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर S की दिशा और A की दिशा। अब आप देखें कि ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है? तो 0 बन रहा है, 0 बन रहा है और 90 बन रहा है, मतलब बात सही है कि जो भी कोण बन रहे हैं वो या तो 0 का हो या 180 का हो, या फिर उनमें से जितने भी कोण हैं, जो भी कोण है वो 90 के हो। तो ये शर्त यहाँ पे बिल्कुल सही है कि 0 0 और 90 बन रहा है ना। तो तीनों शर्तें सही हैं, मतलब हम इसी बंद गौसीय पृष्ठ की यहाँ पे कल्पना कर लेंगे। तो इन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए मैंने ऐसा बंद गौसीय पृष्ठ माना है, और भी मान सकते हैं, माने जा सकते हैं, लेकिन इन्हीं शर्तों के अंतर्गत ये काम हुआ है। अब आप देखें कि यहाँ पर
हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कुल आवेश देखेंगे और कुल आवेश उसके बाद हम गाउस का नियम लगा देंगे और गाउस के नियम के बाद S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ और S3 पृष्ठ के लिए हम अलग अलग फ्लक्स जो है निकालकर उनका समाकलन करते हुए उन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि पहले बात अल्पांश की होती है और उसके बाद संपूर्ण के लिए हम समाकलन लेके चलते हैं। तो दोस्तों माना फलाना जो है वो आप लिख देंगे ABCD, यहाँ पे है ये पृष्ठ जो माना जा रहा है वो है ABCD। तो आप लिखें कि माना किसी अपरिमित समरूप आवेशित मानी गई है इसे, ठीक है भाई, समरूप आवेशित अचालक परत का विचाराधीन भाग ABCD है। इसका विचाराधीन भाग ABCD है। लिखें कि साथ में ये भी माना कि इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व तो नहीं होगा क्योंकि ये लंबाई नहीं है, ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो सिग्मा है। तो आप लोग मान लीजिए तथा इस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अतः इस पृष्ठ का कुल आवेश आप पूरा लिखें। अगर कुल आवेश की दोस्तों बात की जाती है तो हम उसे दर्शाते हैं सिग्मा क्यू के द्वारा। तो ये सिग्मा क्यू है, मैं इसको यहां लिखता हूं, ये लीजिए सिग्मा क्यू। और वो सिग्मा क्यू हमें पता है, हम जानते हैं कि वो किसके बराबर है, सिग्मा एस के बराबर है ना। क्यों है यहाँ पर दोस्तों, ये सिग्मा तो कुल के लिए है, लेकिन ये जो सिग्मा है ये सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि dq, मैंने आपसे कहा भी था कि ये फॉर्मूला बहुत काम का है। तो dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। ये फॉर्मूला क्या था दोस्तों, अल्प आवेश की यदि बात की जाती है तो सिग्मा यानी पृष्ठ आवेश घनत्व और अल्पांश क्षेत्रफल ये इसके तुल्य होता है। तो अगर संपूर्ण की, अगर कुल आवेश की बात की जाती है तो सिग्मा और क्षेत्रफल अल्पांश ना होकर के कुल क्षेत्रफल होगा यानी सिग्मा एस होगा। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे काम में लिया। तो ये कुल आवेश है, कुल आवेश, ठीक है। गाउस के नियम से यदि आप यहाँ पे गाउस का नियम लगाते हैं तो गाउस का नियम दोस्तों फाई जो है वो फाई आपसे क्या कहता है, फाई ये कहता है कि कुल आवेश सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। बस यही तो है। आपने वहां पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो पढ़ा था, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि क्यू यहाँ पे कुल आवेश है, टोटल आवेश है, इसलिए इसके पीछे आप सिग्मा लगा देंगे। और ये जो है वो गाउस की नियम की जो परिभाषा है, नियम है, उसके अकॉर्डिंग ये रखा गया है। यदि यहाँ पे सिग्मा क्यू आप रखते हैं तो फाई इज इक्वल टू क्या बनता है, सिग्मा क्यू की जगह मैंने सिग्मा एस रखा और एप्सिलॉन जीरो रखा। तो ये बात यहाँ पे बन गई और इस बात को हम यहाँ पे सुरक्षित रख देते हैं। तो ये चीज। अब यदि हम क्या करते हैं कि फ्लक्स की जो परिभाषा है उसके अनुसार चले, है ना, तो फाई की परिभाषा से या फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है कि फाई का जो मान होगा यानी फाई का जो टोटल मान होगा वो दोस्तों किसके बराबर होगा। फ्लक्स फाई की परिभाषा हमने सुनी है और उसमें ये कहा जाता है कि फाई इज इक्वल टू समाकलन E डॉट ds। अगर डॉट हटेगा तो cos थीटा लगेगा और समाकलन E ds cos थीटा होगा। तो यहां पर ये समाकलन है। अब हमारे पास दोस्तों पृष्ठ कितने हैं, तो S1, S2 और S3 तीन पृष्ठ है। तो तीनों पृष्ठों के लिए अलग अलग फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तीनों पृष्ठों से जो निर्गत फ्लक्स होगा, इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, इससे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है और इस पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही तो हम फ्लक्स कहते हैं। तो इससे कितना निर्गत है यानी निकलता है, इससे कितना निकलता है पृष्ठ से यानी S3 से कितना निकलता है, वो हम अलग अलग करके फिर उसकी टोटलिंग कर लेंगे। तो बस वही होगा। मैं अलग अलग यानी यदि हमें
फाई कुल का मान चाहिए। अगर आप फाई टोटल निकाल रहे हो दोस्तों, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, फाई कुल निकालते हैं तो इसके लिए आपको समाकलन S1 पृष्ठ के लिए करना पड़ेगा और उससे जो निर्गत फ्लक्स है मैं कह देता हूं EDS cos थीटा, ये प्लस अब दूसरे पृष्ठ की बात होती है और वो दूसरा पृष्ठ आपके पास कौन सा वाला है, S2 पृष्ठ, और S2 पृष्ठ के लिए EDS cos थीटा, ये उसके लिए, और प्लस तीसरे के लिए ये समाकलन और EDS cos थीटा, और पृष्ठ कौन सा, जी हाँ S3 पृष्ठ। तो यहाँ पर ये तीनों ही है, कोण तीनों के हमें पता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि S1 के लिए क्या होगा, S2 के लिए क्या होगा और S3 के लिए क्या होगा। तो देखें पृष्ठ जो S1 है, पृष्ठ S1 के लिए स्थितियां क्या है कि समान दिशा में है, विद्युत क्षेत्र की दिशा E और क्षेत्रफल की दिशा यानी E व S की दिशा के मध्य कोण, E व S की दिशा समान है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री काम आएगा। अगर हम पृष्ठ S2 के लिए बात करें, पृष्ठ S2 के लिए, तो वो भी इसके लिए समान दिशा में है दोनों, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा इन दोनों की दिशाओं के लिए। और पृष्ठ S3 के लिए, पृष्ठ S3 के लिए ये अगर आप देखें तो E व S, यहां पर ये पृष्ठ S3 और पृष्ठ की दिशा ये, इस पृष्ठ की दिशा, ये जो चारों ओर पृष्ठ है इसकी दिशा हमेशा इसके लंबवत होती है, तो ये दिशा ऊपर, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की होगी, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितने डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो बस इन बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। देखें कैसे होगा, यहाँ पर थीटा कौन सा है, S1 पृष्ठ के लिए इसका समाकलन कर रहे हैं, यहाँ S2 के लिए कर रहे हैं, यहाँ S3 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो आप लिखें कि यहाँ पर फाई कुल, फाई टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पर समाकलन S1 के लिए है और EDS cos 0 डिग्री है। मैं इसको सीधा कर देता हूं दोस्तों, यहीं पे लिख देता हूं कि 0 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री, 0 डिग्री, और ये कितने डिग्री, 90 डिग्री, ताकि एक पद कम हो जाए और हम इसे आसानी से कर पाए। देखें EDS cos 0 का मान दोस्तों 1 होता है, 1 को इससे गुणा करने पर समाकलन S1 के लिए समाकलन है, और क्या हो जाएगा, EDS ये बचेगा। आगे बढ़े तो यहाँ पर भी 0 डिग्री, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 से इसको मल्टीपल करने पर EDS ही बनेगा, यानी समाकलन S2 और क्या बचेगा, EDS, प्लस ये cos 90 का मान 0 से इसको गुणा करने पर 0 हो गया, तो प्लस 0 का कोई मतलब नहीं होगा। चलिए फाई टोटल जो है कितना मिलेगा, EDS और EDS, यहाँ E अगर मैं भाई तीव्रता है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो DS बचेगा किसके लिए, S1 के लिए, प्लस यहाँ पर भी तीव्रता यदि बाहर हुई तो यहाँ पर भी DS बचेगा, यानी DS और DS बचेगा। अब आप ध्यान दें कि DS समाकलन DS जो है संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वो S पृष्ठ अगर मान ले तो S के तुल्य होगा, यानी S और S 2S हो जाएगा, E और E कितने ही हो जाएगा, 2E हो जाएगा, यानी फाई इज इक्वल टू 2E और क्या बचेगा, S बचेगा। ध्यान दीजिए कैसे होगा, ये यहाँ पे DS है, DS क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, DS का समाकलन हो गया संपूर्ण पृष्ठ, यानी पृष्ठ S बन जाएगा यहाँ पे। तो DS और DS यहाँ पे DS S है, ये भी S और ये भी S, यानी 2S, ये तीव्रता E और E 2E हो जाएगा। तो ये मैंने किया और इसे कह दिया गया समीकरण नंबर 2। दोस्तों यदि आप समीकरण 1 व 2 से देखते हैं तो देखें, मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। एक क्या है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू इतना मान है, तो आप लोग रख दें यहाँ पे 2ES ये समीकरण इज इक्वल टू ये समीकरण, यानी सिग्मा S, चूंकि ये इसलिए किया दोस्तों, यहाँ पर भी फाई है और यहाँ पर भी फाई, ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, तो दोनों मानों की तुलना तो हमें करनी पड़ेगी। तो सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0, S से S कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर आपके पास E है, अगर 2 को उधर भेजें
तो क्या बचेगा इधर E और सिग्मा होगा और बटे 2 एप्सिलॉन 0 होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये इस तीव्रता का मान आपको मिलने वाला है। और जी हाँ, बिल्कुल यही मान है किसके लिए, अगर आप अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। अब ये मैंने बंद-गौसी पृष्ठ क्यों माना, इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये तीनों शर्तें हमें देखनी थी और इसी के अधीन हमें बंद-गौसी पृष्ठ की कल्पना करनी थी। तो बस इन्हीं का पालन करते हुए हमने ये किया है। अब आप देखें कि यहाँ पर E = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आपको मिला है। यहाँ पर यानी ये जो इस परत के कारण इस बिंदु पर तीव्रता है, परत के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता है वो तीव्रता इस पृष्ठ आवेश घनत्व के यानी सिग्मा के समानुपाती है। और दूसरा यहाँ पे दूरी का कोई रोल नहीं। वहां पे हमने क्या देखा भाई, अनंत जो लंबाई थी उसके कारण तीव्रता जो थी E का मान था वहां पे, उस तीव्रता के लिए हमने क्या देखा कि वो R पर निर्भर है। वो R यानी कि ये जो बिंदु P की R दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसका भी इसमें रोल होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय हमने ग्राफ बनाए थे और ग्राफ थे एक तो लैम्ब्डा और E के मध्य यानी रेखीय आवेश घनत्व और E के मध्य, और एक था दूरी R और E के मध्य, तीव्रता के मध्य। लेकिन यहाँ R नहीं है, लेकिन सिग्मा तो है यानी रेखीय नहीं, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व और E को अगर आप देखें तो ये समानुपाती है। तो हम इसके लिए ऐसा लिख भी सकते हैं। मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ लिखता हूं। इससे कुछ बातें स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, लिखें, अतः स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि पहली बात E समानुपाती सिग्मा यानी पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती है। तो इन दोनों के मध्य यदि ग्राफ बनेगा तो ग्राफ इसे बढ़ाने पर ये बढ़ेगा और इसे घटाने पर ये घटेगा। तो सिंपल सी बात है, ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, सरल रेखा में। यहाँ अगर ग्राफ में E लिखते हो और यहाँ आप अगर सिग्मा लिखते हो तो ग्राफ सरल रेखा में मिलेगा आपको। साथ ही दूसरी जो बात यहाँ पे स्पष्ट है वो बात क्या है कि जो दूरी है उसका कोई रोल नहीं है। दूरी यानी R का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो आप इसका भी ग्राफ बना दें यानी E और R के मध्य ग्राफ, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R न तो बढ़ेगा भाई, R का मान नहीं बढ़ता है और नहीं घटता है, R का मान कैसा सीधा सा रहता है। भले ही E का मान कितना भी बढ़े लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो आप इसे इस रूप में दर्शा सकते हैं। ये दोनों के दोनों ग्राफ होंगे। साथ में यदि सदिश रूप में लिखने की बात की जाए, वहां पर हमने E को यानी वहां पर जो अनंत रेखीय लंबाई के कारण तीव्रता थी उसको भी हमने सदिश रूप में नहीं लिखा था शायद। तो आप लिख सकते हैं R से उसे मल्टीपल कीजिए और जो R है उसको मॉडुलस के रूप में लिखिए। बस यही कुछ होती है, नहीं है कुछ तो n कैप लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सदिश = सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 n कैप। R नहीं है तो आप n कैप लिख दें, ये सदिश रूप में। तो इस तरीके से तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने क्या देखा कि अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, किसी बिंदु P पर जो तीव्रता होगी इस परत के कारण, उस तीव्रता की दिशा क्या होगी, साथ ही उस तीव्रता का परिमाण क्या होगा। तो दोनों ही चीजें बड़ी सिंपल है, आप इन्हें सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर भी कीजिए। भाई एक बार वीडियो लाइव होता है तो आप लाइव चलते चलते उसे बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो आप जरूर अपना योगदान दें इसमें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहेंगे आपसे। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और बिल्कुल शानदार करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खूब अच्छे से मेहनत करें, टाइम भी आपके पास कम है। ठीक, थैंक यू।